हाँ, तो आज शुरू करेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। कल वाले पार्ट को कंटिन्यू ही करेंगे। तो 3 तरीके के बैंक होते हैं हमारे इंडिया में। पहले होते हैं कमर्शियल बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले है कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक्स में हम इंक्लूड करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो सेकंड शेड्यूल के अंदर जिनका नाम लिखा होता है आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, एक बार आप कमर्शियल बैंक को यहाँ से समझ लो। कमर्शियल बैंक कैसे है? ये रहा कमर्शियल बैंक, जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक है और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। फिर शेड्यूल में कौन कौन से आएंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक आएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक आएगा, प्राइवेट सेक्टर के फॉरेन बैंक्स आएंगे और ग्रामीण बैंक आएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स आएंगे। पब्लिक सेक्टर में आपको होता है एसबीआई, पीएनबी, ये सब नेशनलाइज्ड बैंक्स। प्राइवेट बैंक में आ जाएगा ये आपका एचडीएफसी, है ना। और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ जाएगा आपका ये एचएसबीसी, जो नए नए खुल रहे हैं, ये अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह, ये नहीं, हाँ सॉरी, इसमें तो आ जाएगा एफडीएफसी और ये वगैरह वगैरह। और इसमें आ जाएगा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स में आ जाएंगे वही एचएसबीसी, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह, ठीक है ना। और आरआरबी में तो आपको बताया ग्रामीण बैंक जो होते हैं, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक वगैरह, ये सब आ जाएगी। तो कमर्शियल बैंक को आप एक बार देख लेना कि इसकी बाइफिकेशन क्या होती है। कमर्शियल बैंक में आ जाएगा शेड्यूल, शेड्यूल का नॉन कमर्शियल। शेड्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फॉरेन सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक्स। तो आप थोड़ा सा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में देख लेते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से आ रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, नेशनलाइज्ड बैंक, इंडियन प्राइवेट बैंक, जो मैंने ऊपर बताया सेम, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आते हैं। थोड़ा सा आप स्टेट बैंक के बारे में देख लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको नाम दिया, ठीक है ना। और एसबीआई जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है ना, उनमें नहीं आता। एसबीआई अलग है और नेशनलाइज्ड बैंक अलग है। जैसे पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अलग है। ये सब, इन सबको पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ये सब तो नेशनलाइज्ड बैंक है। और एसबीआई को भी बैंक तो है, पर वो नेशनलाइज्ड बैंकों में नहीं उसकी काउंटिंग होती, ठीक है। तो नेशनलाइज्ड बैंक कौन से हैं? जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1947, जिसका आज नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें उसके हिसाब से जो चलते हैं वो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं, ठीक है ना। 1969 में बताया था 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे। 1980 में 6 और हुए थे। 2020 में बहुत सारे बैंक मर्ज करके अब, जैसे बहुत सारे बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया था, विजया बैंक, ये सारे बैंक जो मर्ज हुए थे वो 2020 में हुए थे। तो अब कुल मिला के 10 नेशनलाइज्ड बैंक बचे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने बोले तो शेड्यूल बैंक्स हैं, कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं? तो 10 हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और एक उसमें एसबीआई है, ठीक है। और कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं जो इंडिया के होते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाएगा? एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। और फॉरेन प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आ जाएगा? सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचएसबीसी। ये फॉरेन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक है। रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी होते हैं, जिनको क्या आरआरबी बोलते हैं, ग्रामीण बैंक जो बोलते हैं, ये किस कमेटी के अंडर में आए थे? नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप, नरसिम्हन कमेटी, याद रखना। आरआरबी को किसने रिकमेंड करा था? नरसिम्हन कमेटी ने करा था। रीजनल रूरल बैंक्स हैं तो ग्रामीण में ज़्यादा फोकस होगा, तो ये एग्रीकल्चर और अदर रूरल सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। और इसको सुपरवाइज कौन करता है? सुपरवाइज करता है नाबार्ड। पर इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। इसमें 2 चीज़ याद रखनी है कि नरसिम्हन कमेटी, ठीक है ना, सुपरवाइज कौन करता है? नाबार्ड। रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। इसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स वो वाले बैंक्स होते हैं जो हिंदी में इनको बोलते हैं जिला सहकारी बैंक। जो जिला सहकारी बैंक होते हैं ना, तो ये रजिस्टर्ड होते हैं कहाँ पे? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनको रजिस्ट्रेशन होता है। हर स्टेट में अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हमारे एरिया में है जिला सहकारी बैंक, और इसको रेगुलेट कौन करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, है ना। और इसको रेगुलेशन भी और बैंक की तरह आरबीआई ही करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो सारे नॉर्मल बैंक्स हो गए। इसके बाद जो एक बैंक्स आते हैं उनका नाम होता है डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? तो ये इसमें लिखा है कि ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मतलब लंबे वक्त के लिए लोन देते हैं। कहाँ पे? उस सेक्टर को, इंडियन इकोनॉमी के लिए, जहाँ पे या तो क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन की फैसिलिटी नहीं होती,
कि जो नॉर्मल बैंक्स हैं वहाँ पे या तो रिस्क की वजह से लोन नहीं देते, या फिर उनकी जो कुछ ना कुछ कमी होगी उसकी वजह से लोन नहीं दे रहे, कि उनको लग रहा है कि वहाँ पे उनको फ़ायदा नहीं होगा, तो उनको लोन देने के लिए लंबे वक्त के लिए लाए हैं कौन? डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स में कौन कौन आता है? इंक्लूड करते हैं नाबार्ड, सिडबी, IFCI, एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और मुद्रा बैंक। ये सब डेवलपमेंट बैंक्स के एग्जाम्पल हैं। तो एक बार नाबार्ड को देख लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और ये कौन सी, किस कमेटी ने इसको रिकमेंड करा था? इसका नाम था शिवरमन कमेटी। 1982 में इसको रिकमेंड करा था। और ये फुली ओन्ड है। कौन इसे ओन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फुली ओन करती है। ठीक है, नाबार्ड हो गया। नाबार्ड का क्या काम है? रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज करना। और ये लोन डायरेक्टली नहीं देता, मतलब किसी कस्टमर को, ये लोन देगा रीजनल रूरल बैंक्स को। रीजनल रूरल बैंक्स देंगे आप हम जैसे लोगों को लोन। ठीक है ना। दूसरा है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब आया था? 1990 में आया था। और ये किसकी डेवलपमेंट के लिए? ये MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया था। तो ये भी फुली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। तीसरा कौन सा है? तीसरा है IFCI, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए इसको बनाया होगा। तो ये कब सेटअप हुआ था? 1948 में। और एक एक्ट था उसके थ्रू, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948, इसमें इसको सेटअप किया गया था 1948 में। पहले ये वाला लॉ आया, लॉ के तहत इस वाले बैंक को बनाया गया। ठीक है। उसके बाद जो चौथा बैंक है इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक बोलते हैं इसको। ये लाया था 1982 में। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा ओन करती है। और इसका क्या काम है कि जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, जो किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इंडिया से कुछ भी चीज़ें, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, कि भाई लोन चाहिए है ना, बाहर विदेश में कुछ भी बेचने के लिए पैसे की ज़रूरत है, या पहले पैसे चाहिए, या पैसे वहाँ पे अटक गए हैं तो ये पहले पैसे दे देता है, वहाँ से पैसे खुद से ले लेता है। ठीक है, ये सब काम एग्जिम बैंक करता है। लास्ट में फिर ये आता है नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में। इसको किस लॉ के अंडर? नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर में इसको बनाया था। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है किसके लिए? हाउसिंग के लिए। कोई भी हाउसिंग के लिए जो भी लोन या फिर रियल एस्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए अगर लोन वोन देना होता है तो वो नेशनल हाउसिंग बैंक करती है। हाई कोर्ट कह रहा, हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। और इसको रेगुलेट करता है RBI। और इसको भी 100% ओन करती है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट में आ जाएगा आपका मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक कब बनाया था? 2015 में, है ना। इसको बनाया था लोन देने के लिए बहुत ही कम रेट में। किसको? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे हॉकर्स और पेडलर्स होते हैं जो रास्ते पे अपनी दुकानें लगाते हैं, उनको छोटे मोटे लोन देने के लिए मुद्रा बैंक बनाया था। तो इसमें 3 तरीके के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु की जो लिमिट है 50,000, किशोर की है 50,000 से 5 लाख तक, तरुण की है 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है ना। अब नए तरीके के बैंक अभी जो 2020 या 21 के बाद नई तरीके के बैंकिंग आनी शुरू हुई है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? RBI ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। ये नशकित मोर कमेटी थी 2017 में। ये बैंक बनाए हैं। और ये बैंक तो हैं पर ये बहुत लिमिटेड सर्विस और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि ये बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, लोन दे सकते हैं पर पर्टिकुलर जिसमें RBI इनको बोलेगा वही उसी को ही लोन दे सकते हैं। तो जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उनसे कम इनके पास पावर होती है, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उनसे कम होते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में कौन कौन आते हैं? जैसे आपने देखा होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक का आपने देखा होगा, जिसका एग्जांपल है वही एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, है ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इसके एग्जांपल हैं। तो ये किस लिए बनाया था? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को लोन देता है। और गवर्न कौन करता है इसको? RBI करता है 1934 के एक्ट के अंडर में। पेमेंट बैंक आपको मैंने बताया जैसे एयरटेल का पेमेंट बैंक है। तो ये जो अपने नॉर्मल बैंक से उनसे कैसे अलग है कि इस बैंक में जैसे रिस्ट्रिक्शंस है कि ये 2 लाख तक ही पैसे डिपॉजिट कर सकता है ना। ATM डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। और अगर आपने इसमें 100 रुपये डिपॉजिट करे तो इसको 75%, जो मैंने कल बताया था ना, SLR सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, T-बिल्स, गोल्ड, इन सब के अंदर में जो मैंने बताया था SLR सिक्योरिटीज़, तो
100 में से अगर 100 रुपये आपके पास डिपॉजिट हुए तो 75 को इनको SLR वाली जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें ही इन्वेस्ट करना होता है, और बाकी का 25 को ये अपना जो भी RBI बोलेगा उनको उस हिसाब से इनको लोन देना होता है। यहाँ पे मैंने दोनों के डिफरेंसेस का एक चार्ट लगा दिया है, यहाँ पे आप पढ़ लेना। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक की मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या है। अगर आप एक बार देख लेना, यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है पर अब बढ़ के वो 2 लाख हो चुकी है, तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से आप एक बार इनके जो डिफरेंसेस हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की, ये देख लेना, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमको देखना है, हाँ, एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो को लाए थे हम किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? PJ नायक कमेटी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या काम करता है? जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, तो जो उसके हेड होंगे ना, तो उसके हेड को जो चुनने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है उसको बोलते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसमें कौन लोग होते हैं? एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के जो हेड्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए बनाई गई है। इसके बाद एक और कंपनी है जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। आपने सुना होगा इसके बारे में। NPCI ये बनाया था इसके लिए जो रिटेल पेमेंट्स हैं और उसकी सेटलमेंट के लिए। मान लो जैसे आपने पेटीएम से किसी पर्सन ए को पर्सन बी ने पेटीएम से 10,000 रुपये भेजे, और एक का अकाउंट तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, दूसरा का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, तो वो जो सेटलमेंट और रिटेल पेमेंट की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, वो NPCI करता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुआ था वो 2000 में। और NPCI ने क्या क्या सर्विसेज दी हैं? तो UPI, रुपे कार्ड, भीम ऐप, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सब NPCI ने ही बना के दिया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि NPA क्या होता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं दैट एसेट्स ऑफ बैंक। बैंक की वो एसेट्स, कल मैंने बताया था बैंक की एसेट्स क्या होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो बैंक की एसेट्स क्या होती हैं? लोन बैंक के एसेट्स होते हैं, या फिर जो बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो बैंक के एसेट्स होते हैं। तो वो बैंक के एसेट्स विच डज नॉट प्रोवाइड, जो नहीं प्रोवाइड करता कोई भी इनकम। इनकम का मतलब यह है कि ना तो भाई आपका प्रिंसिपल वापस आ रहा और ना आपका इंटरेस्ट वापस आ रहा। कितने दिन से? 90 दिन से। अगर 90 डेज़ के अंदर अंदर, जैसे 90 डेज़ हो गए और ना आपको कोई आपसे किसी ने लोन लिया, ना ही वो इंटरेस्ट दे पा रहा, ना ही वो प्रिंसिपल की कुछ अमाउंट दे पा रहा, और 90 डेज तक वो नहीं दे पाया, तो उस एसेट्स को NPA डिक्लेयर कर देते हैं। फिर NPA के बाद कुछ उसके बाइफर्केशंस हो रहे हैं जिसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। तो अगर NPA 12 महीने से कम है तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। 12 महीने से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट्स। और लॉस एसेट वो है कि जिनको पता तो चल गया कि अब पैसा यहाँ से आने वाला नहीं है, बस अपनी बैलेंस शीट में उन्होंने अभी लिख रखा है, वहाँ से हटाया नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों लाए थे? तो इसमें अभी बताता हूँ। इंस्टीट्यूशन दैट बाइज NPA, मतलब एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो इंस्टीट्यूशन है जो NPA खरीदता है। NPA किससे खरीदेगा? बैंक से खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का NPA हो गया बैंक A से, अब इसको 1 भी रुपया नहीं मिल रहा, तो ये क्या, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या बोलेगी बैंक A से कि आपको तो मिल नहीं रहा, तो 50,000 रुपये में हमको ये लोन बेच दो और हम अपने आप ही यहाँ से पैसे अपने वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लो, तो बैंक का तो लाख रुपए का पूरा नुकसान है, तो उन्होंने क्या करा, 50,000 में लोन को इनको बेच दिया और 50,000 बैड डेट्स में डाल दिए और 50,000 इनको लेके 50,000 का ही नुकसान दिखा दिया। अब ये कंपनी क्या करेगी? ये जाएगी जिसने जो भी डिफ़ॉल्टर है उसके पास जाएगी, बोलेगी कि भाई हमको 70,000 में हम आपका लोन सेटल कर देंगे, 70,000 या 60,000 में, और उससे लोन सेटल करके उनसे पैसे लेके अपना कमाई कर लेगी। तो जो बीच के जो पैसे बचेंगे वो इनको फ़ायदा हो जाएगा, और बैंक का क्या फ़ायदा हुआ? तब उनको 0 रुपये मिल रहे थे, तो उनको लाख की जगह खाली 50,000 का नुकसान हुआ। तो ये इसलिए ही बनाया था। तो इसकी रिकमेंडेशन दी थी नरसिम्हन कमेटी 1988 में, और इसका सेम काम है बैड बैंक्स का। बैड बैंक्स भी सेटअप हुए थे
बैड लोन्स लेने के लिए, जो भी लोन्स आपके बैड हो गए हैं, जिनसे पैसा अब आना बंद हो गया है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ख़रीद लेंगे वो लोन, और अपने हिसाब से वहाँ से अपना जो भी पैसा उनको वापस लेना है, जो भी उनकी प्रक्रिया होगी, उससे वो अपना पैसा वापस ले लेंगे। लास्ट में बस आपको ये देखना है कि बेजल नॉर्म्स क्या होते हैं। बेजल एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, स्टेब्लिश बेजल जो नॉर्म्स आने जो बॉडी बनी थी वो 1930 में बनी थी। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई आपको ये जो भी कोई बैंक है उसको ये स्टैंडर्ड के रिजर्व्स या फिर जो भी जो रिजर्व्स हो गए या फिर इस तरीके की सर्विसेज वो रखनी पड़ेगी। तो ये बोलते हैं इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एज अ सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ बैंक। तो बैंक की जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मान लो आपके 100 रुपये की टोटल कैपिटल है बैंक की, तो ये बताएगा कि आपको कितने रुपए, 10 रुपये, 20 रुपये, कितनी मिनिमम को कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको रखनी चाहिए। तो बेजल नॉर्म्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो आया था 1988 में, सेकंड बेजल नॉर्म्स आए थे 2004 में, और थर्ड बेजल नॉर्म्स आए थे 2013 में। ठीक है, अब ये ही चीज़ थी इसमें, इस चैप्टर में। अब हमारा ये मनी और बैंकिंग ख़त्म हो गया है। अब अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लो, बाकी आज तो यही था बस।